हम्म। हेलो 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 हेलो। ठीक है ना? ये ठीक है ना? नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 2 फरवरी 2026 को 12th बायोलॉजी का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि इस बार का जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग लेवल पर है। तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि मीडियम क्वेश्चन है, मतलब कुछ हार्ड भी है या फिर कुछ प्रश्न इजी भी हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपका 1 से लेकर के 70 प्रश्नों का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि काफ़ी समय लगा उसका मंथन करने में, लेकिन इसके बाद हम लोग 1 से लेकर के 70 प्रश्नों का आपके लिए आंसर लेकर के आए हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो हम लोग डिस्कशन करा रहे हैं ये सेट डी का है, यानी आपके पास सेट ए, सेट बी और सेट सी और सेट डी, यानी कुल मिलाकर के 4 प्रकार के प्रश्न दिए गए होंगे। तो बस जो सेट डी वाले व्यक्ति होंगे उसमें नंबरिंग नंबर वाइज मिल जाएगा, और जो सेट ए, बी और सी वाले होंगे तो उसका क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा, लेकिन उसका नंबर नहीं मिलेगा, बस आंसर उसका और क्वेश्चन दोनों एकदम सेम जैसा रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका जो सेट डी के अनुसार पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है। देखिए, निमोनिया क्या है? एक प्रकार का रोग है। तो निमोनिया फैलने के लिए कौन से बैक्टीरिया जो है जिम्मेवार होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये माने एक प्रकार का ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जो है किसके लिए जिम्मेवार है? ये बैक्टीरिया जिम्मेवार है आपके किसको फैलाने में? निमोनिया को फैलाने में। तो चलिए, एक का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कौन से हैं। यानी अगर मान लो कि किसी में मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया फैलने के लिए क्या होता है कि एक प्रकार का मच्छर जिम्मेवार होता है जिसको हम लोग मादा एनोफ्लीज मच्छर कहते हैं। तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के लिए कहता है कौन सा उत्तरदायी है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होते हैं उसके डंक में पाया जाता है प्रोटोजोआ। क्या पाया जाता है? प्रोटोजोआ। तो 2 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीट रोग वाहकों के द्वारा संचारित होती है। यानी कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीट रोग वाहकों के द्वारा संचारित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मलेरिया और फलेरिया। तो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। देखिए, अभी हम लोग विशेष अगर इसका डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे बच्चों में अनुरुचि भी पैदा होगा। बच्चे अभी सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं? इसका आंसर चाहते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हम लोग इसका आंसर करवाते हैं। अगला सवाल है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा स्रावित इंटरफेरोन किस प्रकार का रोध है? किस प्रकार का रोध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइन रोध। देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें कोशिका रोध भी मार कर आए हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारे शरीर के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर रही है, तो बहुत सारे शारीरिक रोध भी मार का है। लेकिन इसका जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का ए नंबर में, साइटोकाइन रोध, यानी 4 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन कोशिका तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लसिकानु। इसका आंसर हो जाएगा बी लसिकानु। कहता है निरोप ग्राफ्ट अस्वीकृत को रोकने के लिए रोगियों को क्या लेना चाहिए। आप देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या मानते हैं, बहुत सारे बच्चे मारा कि एंटीबायो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए टीका भी ले लेंगे, प्रतिरक्षी शरीर में भी देना पड़ेगा। यानी मैक्सिमम बच्चे जो इसके आंसर मारे होंगे डी नंबर मारे होंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, प्रतिरक्षा निरोधन। चलिए, 7 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्राथमिक लसिकाव अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा एवं थाइमस। अस्थि मज्जा एवं थाइमस। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, फटाक से अस्थि मज्जा देखते हैं और मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको चारों ऑप्शंस पढ़ना है, और इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर। कहता है यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ए बी है वो, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो उसका जीनोटाइप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इसका जीनोटाइप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता है यदि पौधे का जीनोटाइप A A B B C C है तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। आप कैसे 8 होगा, एक मिराज सर को बुलाते हैं, वो बताएंगे। आइए सर, चलिए हमारे साथ एक और बायोलॉजी के टीचर हैं, तो बीच बीच में इनसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार बच्चों, देखते हैं कि इसका जो हमारा युग्मक है 8 कैसे बनेगा। सबसे पहले बात तो इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप का जो है, इसमें अलग अलग प्रकार का युग्मक यानी अलग अलग प्रकार का गैमीट बन सकता है। कितने प्रकार का बन सकता है, इसको गौर से अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास 4 टाइप का है। यानी एक ए है, एक स्मॉल ए है, एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल बी है, एक हमारा कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी है। इसको अगर गौर से देखा जाए तो इतने प्रकार का जो है हम युग्मक बना सकते हैं। युग्मक बनाने का एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक होता है हमारे पास, वो होता है 2n²। 2n² होता है, ठीक। यानी अगर हमारे पास जितना युग्मक, जितने प्रकार का वैरायटी होता है, उसका क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। यानी हमारे पास देखिए यहाँ ध्यान से अगर देखा जाए, विभिन्न हमारे पास देखा जाए तो यहाँ भी ये ए है, ये भी ये ए है। मान लेते हैं ऐसा करके, इमेजिन कर लो हमारे पास ये अगर हाइट का है, और ये मान लेते हैं हमारे पास ये बाल के कलर का है, और ये मान लेते हैं आँख का कलर का है। टोटल अगर देखा जाए तो ये ए है तो मान लो हाइट का है, बी है तो मान लेते हैं हम बाल का कलर का है, ये अगर सी है तो मान लेते हैं आँख का कलर का है। तो यहाँ हमारे पास गौर से देखा जाए तो इसमें हमारे पास 3 गो गुण मिल रहा है। 3 गुण रहे मतलब बोलेंगे एन का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। यानी हमारे पास 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना, 3, यानी कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा। इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा, 8। मुझे हल्का हल्का, बाकी का डिस्कशन सर करवाएंगे। देखिए आगे। सर अभी हमारे साथ ही हैं, फिर हम सर को बीच बीच में बुलाएंगे। हम तो सर को बोले थे कि दोनों मिलकर डिस्कशन करते हैं, बस आज क्या है कि आप लोग को एक्स्ट्रा थोड़ा धरफड़ी होगा। हम लोग आएंगे, जो जूनियर बच्चे हैं उसके डिस्कशन में जो कराने आएंगे तो हम लोग दोनों मिलकर के आएंगे। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है प्रश्न नंबर 10। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? अब देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे नहीं नहीं देखते हैं और सीधा सीधी उसके दिमाग में रहता कि यहाँ पर क्रोमोसोमीय विकार आया और फटाक से बताते, सर बताए थे क्लाइनफेल्टर्स, टर्नर सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स, और आंसर फटाक से नंबर मार देते। तो यहाँ पर बच्चों की गलतियां हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। चूंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हीमोफीलिया। तो 10 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारित क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 का बी, मधुमक्खी। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? देखिए आपको पढ़ाए होंगे क्लास में एक संकर क्रॉस, मेंडल के द्वारा दिया गया ये नियम है। तो उसमें आपको प्रभाविता का नियम भी बताए होंगे एक संकर क्रॉस में, और विसंयोजन का भी नियम हम लोग आपको बताए होंगे। तो इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। 13 नंबर सवाल है कि जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान से प्राप्त किया जाता है? तो ये सोशल साइंस टाइप का क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। 14 नंबर सवाल है कि जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग के उदाहरण हैं? देखिए बहुत सारा बच्चा, हम लोग जब एग्जाम दे करके निकला तो बहुत सारे बच्चों के हमने आंसर शीट में देखा था पेंगुइन एवं डॉल्फिन, समझे? तो ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा साड़ी सिर्फ एवं स्तनधारी के हृदय। ये एक प्रकार का क्या है, समजात अंग है, एक प्रकार का क्या है, समजात अंग है। डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए अणु जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। डीएनए अणु क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। 15 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 16 कहता है कि पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक यानी अलग किया जाता है? इसको अलग किया जाता है थर्मस एक्वेटिकस से। इसको हम लोग करते हैं थर्मस एक्वेटिकस से। 17 है बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता? क्योंकि बीटी जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय परजीवी विष के रूप में काम करता है। मतलब
उसको ये सहयोग कर देता है, उसको मारता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल है कि सूत्रकृमि मेलवाय गाइडन आइकोनिसिया से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम लोग आरएनए अंतक्षेप करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आरएनए अंतक्षेप करते हैं। कहता है जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो ये किया गया था एडिनोसिन डीएमिनेज को दूर करने के लिए किया गया था। कहता है एक अमेरिकन कंपनी ने अभी जो टैरिफ लगा रहा है अमेरिका वाला 97 ईस्वी में, सॉरी 97 ईस्वी में भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एक्वस अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो इसका आंसर होगा इंडिका चावल। यानी अभी भी आप देख रहे होंगे कि चावल हम लोग से ही अमेरिका खरीदता है। 2 दिन पहले का न्यूज है, अमेरिका वाला क्या किया कि उसको डोनाल्ड ट्रंप को एक महिला बता रही थी कि चावल पर भी टैरिफ लगा दीजिए, चूंकि हमारे देश में जो चावल उपज रहा है उसकी डिमांड कम हो रही है। सबसे ज़्यादा चीन और इंडिया वाले चावल जो है अमेरिका में आ रहे हैं। तो चूंकि बासमती चावल जो है ना वो अमेरिका में सबसे अधिक खाया जाता है, तो अमेरिका वाला क्या किया कि हमारे चावल से संकरण करा करके वहाँ पर अपनी एक प्रजाति बना ली और इसका नाम रखा उन्होंने इंडिका चावल। उसका नाम रखा इंडिका चावल। कहता है कौन सा मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोगी के दूध में मिलाया जाता था? आंसर हो जाएगा अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। चलिए 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक वनमानुष की तरह थे? और यानी सबसे अधिक वनमानुष की तरह जो मानव थे उसका नाम था ड्रायोपिथेकस। क्या नाम था? ड्रायोपिथेकस। इसमें बहुत सारे बच्चे मार रहे थे होमो इरेक्टर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? इसका आंसर हो जाएगा परमीएज। किसने बताया कि द्विकुंडलित डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार के योग पैरामिडिन के नाइट्रोजन योग के बराबर होता है? हम आपको क्लास में पढ़ा रहे होंगे चारगाफ का नियम, जिसमें हमने एक नियम बताया था। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है? ये बना होता है डीएनए के 200 क्षार युग्म का भी और हिस्टोन अष्टक का भी बना होता है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता हर्षे एवं चेज एक वैज्ञानिक का नाम है, ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था? उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बताया था कि विषाणु से यानी वायरस से डीएनए निकालकर जीवाणुओं में प्रवेश कराया जा सकता है। समझे ना? 27 के आंसर क्वेश्चन है कि अवयक्तेक का अलग होना और व्यक्तेक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं समबंधन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? समबंधन कहते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? आनुवांशिक कूट के बारे में गलत है। तो इसका हो जाएगा सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल को कूट करते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। मात्र 21 ही अमीनो अम्ल है जो कि कूट करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल गलत है। क्या मेरा सर इसमें कोई प्रॉब्लम है ना? चलिए 29 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोज में डीएनए स्टैंड का एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? तो इसको बोलने वाले जो वैज्ञानिक थे इसका नाम था हर्बर्ट बोयर। इसका नाम है हर्बर्ट बोयर। समझे ना? अगला सवाल है कि डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ? किस एंजाइम के कारण संभव हुआ? तो इसको काटने के लिए प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोज की सहायता ली जाती है। 31 नंबर सवाल है कि उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायो रिएक्टर। यह आंसर हो जाएगा बायो रिएक्टर। डीएनए द्विकुंडली के दोनों क्या लिख दिए? दोनों क्या लड़ियों यानी जोड़ने वाला, दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो वाजिब सी बात है कि शर्करा और फास्फेट का बना होता है। तो इजी प्रश्न है। अगला सवाल है डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? तो डीएनए को एक विशेष प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोज से काटा जाए।
क्या जी, तब जा करके उसमें आपको जो है एक क्या मिलेगा, उसके सिरे पर एक चिपचिपा पदार्थ मिल सकता है। कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा एनोड। आंसर क्या हो जाएगा, एनोड। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा ओरी। इसका आंसर हो जाएगा ओरी। 36 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है, तो आंसर हो जाएगा एस्पोरोपोलोनिन। एस्पोरोपोलोनिन। कहा था आवृत बीजी पौधों के परागकण में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती है, तो इसमें आपको पता होगा कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होता है जेनेटेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ पर एक जेनेटेटिव सेल भी ऑप्शन नंबर बी में है और वेजिटेटिव सेल भी ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका मतलब होगा ए और बी दोनों सही है और डी नंबर ऑप्शन में है ही ए और बी दोनों, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए होंगे, उसको लगा होगा कि वेजिटेटिव सेल दिया है बस मार दिया टिक। तो कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, तब जाकर के उसको आपको आंसर करना है। कहता निम्नलिखित में से किस बीज में परिपूर्ण पोष नहीं पाया जाता। फिर यहाँ पर देखिए, आप अभी बहुत सारा क्वेश्चन कंपटीशन में भी आप देखे होंगे कि उसमें नहीं वाला सिस्टम जोड़ रहा है, और ये अच्छा लोग इसको गलत करके आ रहा है। नीट का भी एग्जाम में इस प्रकार का सवाल काफी अधिक पूछता है, उसमें नहीं जोड़ दिया जाता है। अब क्या है कि बच्चे पढ़ते इतना कि बीज में जो है परिपूर्ण पोष, बस परिपूर्ण पोष दिया, फटाक से चुकंदर मार दिया, काली मिर्च मार दिया, गेहूं मार दिया। लेकिन वास्तव में क्या होगा कि कहता नहीं होता है, तो नहीं का मतलब हो जाएगा कि आपका चुकंदर और काली मिर्च, ये दोनों में जो है ना भूर्णपोष नहीं पाया जाता है। तो भूर्णपोष किस में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। याद रखिए भूर्णपोष किस में पाया जाएगा जी, गेहूं में पाया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर था नहीं पाया जाता, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं। एक से ज्यादा भ्रूण जिसमें उपस्थित, क्या बोलते हैं, बहुभ्रूण ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुभ्रूण। तो वो क्या पाया जाता है, इन सभी में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40 देखिए, कहता घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एस्कुटेलम। क्या बोलते हैं हम लोग, एस्कुटेलम। कहता है त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणपोष की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय कोशिका। क्या बन जाता है, केंद्रीय कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सहाय कोशिका में पराग नलिका को दशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो आंसर हो जाएगा तंतु रूप समुच्चय। तंतु रूप समुच्चय। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है आंसर मार का है कार्बनिक पदार्थ। हम लोग एग्जाम से जब बाहर आए तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर देख रहे थे कि आंसर था कार्बनिक पदार्थ, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा अपरद। इसका आंसर हो जाएगा अपरद। कहता है द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक मांस भक्षी। क्या बोलते हैं जी, प्राथमिक मांस भक्षी। कहता है मृत कार्बन सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपरदाहारी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरदाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफ्रिस का प्राग्नीय अभिकर्मक है, आंसर हो जाएगा मक्षिका की एक जाति। आंसर हो जाएगा मक्षिका की एक जाति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि जनसंख्या को घटाता है तो मृत्यु तो घटाता है ही। अब यहाँ पर क्या है, उत्प्रवासन, उत्प्रावर्सन भी क्या करता है, जनसंख्या के घनत्व को घटाता है। तो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों हो जाएगा। कोई प्रश्न में दिक्कत है क्या सर, दिक्कत भी है, कौन सा बोल दीजिए हम फिर से डिस्कशन कर दें। 20 का सी होगा। अच्छा इसको हम एक बार देख लेते हैं कि 20 में हमने आंसर क्या बोला। चलिए सबसे पहले हम लोग 48 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित में किया गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में नागफनी की संख्या जो काफी अधिक बढ़ गई थी, उसको नियंत्रित करने के लिए एक कीट को उपयोग में लाया गया था और उस कीट का नाम है शलभ। अब बहुत सारे को यहाँ पर दिखा होगा कीट भक्षी कीट,
तो इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुलभ। कहता लाइकेन किसका उदाहरण है? तो लाइकेन उदाहरण है सहोपकारिता का। संसार में कुल कितने महाविधि देश है? इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, हमने गूगल करके बताया, इसका आंसर हो जाएगा 17। ये गलत और सही कुछ भी हो सकता है, ये समय पर डिपेंड करता है। कहता किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला है? तो आंसर हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र। कहता किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? पूरे पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला जगह कौन है? तो आंसर हो जाएगा अमेजोन का वर्षा वन। समझे? ये लगभग पूरे पृथ्वी में सबसे अधिक वन यहाँ है और सबसे अधिक जो पृथ्वी को ऑक्सीजन मिलता है यहीं से मिलता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी जाति का अति दोहन के कारण विलुप्त हो गई है? तो यही है पैसेंजर कबूतर, ये विलुप्त हो गई। अब बाकी सब जो है ना विलुप्त होने के कगार पर है, कहीं कहीं इसकी प्रजाति अभी भी देखने को मिल सकती है। कहता मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए तर्क है। ये सकीर्ण रूप से उपयोगी है, बिल्कुल सही है। व्यापक रूप से भी उपयोगी है और ये नैतिक रूप से भी उपयोगी है। इसका मतलब हो जाएगा कि उपरयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो देखिए ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है, जंतु पबलक भी, गाय भी और टिड्डा भी। तो वास्तविक आंसर हो जाएगा भेड़िया। ये भेड़िया वास्तव में प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। कहता प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है? तो 2 से 10% जो है उसको पौधा ग्रहण करता है। कहता है शुक्र जनन नलिका में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो याद रखिएगा सेट्रोली कोशिका तो पाई जावे करती है और इसमें शुक्राणु जन कोशिका भी पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। अगला सवाल है कि भ्रूण के पाद और उंगलियां सहगर्भता के कितने माह के अंत तक विकसित हो जाता है? यानी इसका क्वेश्चन का मतलब है कि एक महिला जब बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसके पेट में बच्चा का कितना महीना तक डेवलपमेंट होने के बाद बच्चों में उंगलियां आ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीना, यानी 6 महीने में क्या आ जाते हैं? इसमें उंगलियां आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन्स गर्भावस्था में बनते हैं? तो HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये सभी के सभी हार्मोन्स जो हैं ये उस समय बन रहे होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहता है शुक्राणु के किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एक्रोसोम्स। यानी शुक्राणु के किस रचना में अंडाणु के निषेचन के लिए मदद होता है? एक्रोसोम। आपको हम लोग बताए होंगे क्लास में कि जैसे यहाँ पर ओवा है और इधर से जब स्पर्म जाता है तो ये आगे वाला भाग कहलाता है एक्रोसोम और एक विशेष प्रकार का प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और ये क्या करता है? ओवा की दीवार को तोड़ देता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बताया कि निषेचन में ये मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा एक्रोसोम। चलिए यही चीज अगर हम लोग क्लास में डिस्कशन करते तो काफी धीमा लेकर चलते। हमें पता है कि आप कल आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है और आप निश्चित रूप से इस वीडियो को ज्यादा समय देकर देखेंगे नहीं, इसीलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते 61 प्रश्न की ओर। कहता निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीयक अंडक। आंसर हो जाएगा द्वितीयक अंडक। कहता है भारी मात्रा में कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो इसकी भूमिका होती है गर्भाशय के एंडोमीट्रियम का रखरखाव करना, एंडोमीट्रियम का रखरखाव करना। कहता है जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर। समझे ना? 64 है कि निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा HIV। 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग ड्रोपमीन के परिवहन में बाधा डालती है? आंसर हो जाएगा कोकीन। चलिए आंसर हो जाएगा कोकीन। कहता दूध से दही में बदलने पर कौन सी विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? आपको पता है कि दूध से जब हम लोग दही में बदलते हैं तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु अपनी भूमिका निभाती है और इस दौरान विटामिन B12 की मात्रा जो है दही में अधिक बढ़ जाती है। कहता है निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक होता है एस्टेटिन। चलिए 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन युग्मन गलत है? यानी निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? तो ब्यूटारिक अम्ल कवक से उत्पादित होता है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए
69 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। तो आंसर ये जितना भी है ये सब का काम है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना और मिट्टी की उपजाऊ को बढ़ा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट सवाल है कि बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है। इसको हम लोग नियंत्रित करते हैं बैसिलस यूरी एनजेसिस से, मतलब थ्यूरी एनजेसिस से इसको हम लोग नियंत्रित करते हैं। एक प्रकार का ये बैक्टीरिया का नाम है, समझे ना। तो चलिए हमारा 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज हम विशेष समय नहीं लेंगे, आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। और कल जो जिनका जिनका भी मैथमेटिक्स का परीक्षा है, निश्चित रूप से प्रेरणा परिवार की ओर से आप सबों को मैट्रिक परीक्षा एवं इंटर में उज्जवल रिजल्ट लाने के लिए हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 था, कोई गलती है क्या सर? एक बार हम लोग कमेंट में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, उसको हम लोग देख लेते हैं। सही किया ना सर? क्या सही है? और वही अमेरिका वाला है ना सर? अमेरिकन वाला है, अमेरिका वाला है ना, वो इंडिया चावल होगा। हम लोग उस पर